चलिए आज मोल कॉन्सेप्ट के सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं उसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें एक आता है एवरेज एटॉमिक मास या मीन एटॉमिक मास और एक आएगा हमारा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज हम इन दोनों टॉपिक्स को बच्चों डिस्कस करेंगे डिटेल में और इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे, देखेंगे कैसे सवाल इन दोनों टॉपिक से पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं शुरू कर रहा हूं। हमारा पहला टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास और मीन एटॉमिक मास। अब बच्चा सोचेगा कि सर हमने एटॉमिक मास जब पढ़ा हुआ है तब हम एवरेज एटॉमिक मास क्यों पढ़ रहे हैं, एवरेज की क्या जरूरत है। एवरेज तो हम सर तब लेते हैं ना जब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के डिफरेंट डाटा होते हैं और हमें एक डाटा बताना होता है तो हम एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि एवरेज से हमें एक वैल्यू मिलती है। बिल्कुल सही है। तो बच्चों होता क्या है, कुछ एलिमेंट्स अपने आइसोटॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन सुना होगा, तो हाइड्रोजन अपने 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स में होता है और तीनों का मास होता है बच्चों अलग अलग। तो हमें एलिमेंट का एक मास बताने के लिए उनका एवरेज लेना होता है, उसी को हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। उसमें सिचुएशन यह है कि जो डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म्स होंगी किसी एलिमेंट की, उनकी परसेंटेजेस कॉम्पोजिशन नेचर के अंदर अलग अलग होती है, तो उसको इंक्लूड करते हुए हमें एवरेज निकालना है। तो टॉपिक बनता है एवरेज एटॉमिक मास। मतलब कि आप सबको यह पता होना चाहिए कि ये उन एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है जिनके पास आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती हैं। जिन एलिमेंट्स के पास आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती हैं, जिन एलिमेंट्स के आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, उनका हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है, निकालने का बिल्कुल बेसिक तरीका है। जैसे आप एवरेज निकालते हैं हम वैसे ही एवरेज निकालेंगे। क्लियर है? आप देखो कैसे करते हैं इसके क्वेश्चंस को। आपको क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट्स आइसोटॉपिक फॉर्म्स में जो एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं का जो एटॉमिक मास होता है उसके आगे एवरेज लगाया जाता है। ठीक है, चलो आओ। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करें। जहां आपको हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स बताए गए हैं, H एटॉमिक मास 1, H एटॉमिक मास 2। H जिसका एटॉमिक मास 1 है उसका जो परसेंटेज है बच्चों वो है 99.9%, और जो सेकंड मास वाला हाइड्रोजन है उसका आइसोटॉप है 0.1%। अब हमें इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। अब सपोज करो ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं। इतना बेसिक मैथ सबका है कि जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा आंसर उसी के क्लोज होगा। जैसा 99.9% 1 वाला है ना, तो मास 1 के करीब पाएगा, 2 से बहुत दूर पाएगा, क्योंकि 2 वाले का परसेंटेज कम है। तो ऑप्शंस में और जल्दी आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलो कैसे करेंगे। हमसे मांगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। उसका सिंपल तरीका है, परसेंटेज जो आपको दे रखा है पहले आइसोटॉप का, उसको जोड़ दें अगर परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटॉप में, डिवाइडेड बाय 100, वो तो परसेंट का मतलब होता ही है, तो सोल्व हो जाएगा। जैसे पहले वाले आइसोटॉप का जो परसेंटेज है वो 99.9% है बाय 100, किसका है 1 वाले का, प्लस सेकंड वाले का जो परसेंटेज है वो है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहां से सोल्व होकर जो निकलेगा वो होगा हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास। तो सभी को क्लियर होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना कैसे करते हैं। जो आपकी पहली फॉर्म दे रखी है उसका परसेंटेज लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास से, फिर सेकंड आइसोटॉप का मास रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके परसेंटेज से। इस तरीके से
हर एलिमेंट के आइसोटॉपिक फॉर्म में जो जो मास है उसको उसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे। क्लियर है बेटा? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16.2 यूनिट्स। कोई एलिमेंट है जिसका नाम एक्स है, उसका एटॉमिक मास है 16.2 यूनिट्स। कहा यह गया है कि उस एक्स के दो आइसोटोप हैं, 16 मास वाला और 18 मास वाला। इनके परसेंटेजेस क्या होंगे? यानी पिछले क्वेश्चन का रिवर्स है। पिछले क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दोनों आइसोटोप्स के दिए थे, ठीक है, और आपसे एवरेज मांग लिया। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एवरेज दे दिया और दोनों आइसोटोप के परसेंटेज अबंडेंस मांग लिए। एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो और फिर मैं करवाता हूं। करें? चलो देखो करना कैसे है मैं बताता हूं। अब देखो, ये तो आपको पता है कि जो एवरेज एटॉमिक मास है एक्स का यहां पर, वो होगा परसेंटेज ऑफ 16 वाले का परसेंटेज प्लस परसेंटेज ऑफ 18, है ना? फॉर्मूला तो यही यूज होगा। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यूज मांग रखी है, तो बेटा सपोज करो, पहले तो लेफ्ट वाली वैल्यू बताओ यहां क्या रखूं। एवरेज एटॉमिक मास इस बार कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपको गिवन है। कितना गिवन है? इट इज 16.2 यूनिट्स, तो मैं ये रख देता हूं 16.2 यूनिट्स। तो 16 का कितना परसेंटेज होगा ये तो निकालना है सर। तो एक काम करते हैं, एक्स परसेंट मान लेते हैं, एक्स परसेंट या ए परसेंट, आप एक्स से कंफ्यूज ना हो जाए, तो हम करते हैं इसको परसेंटेज में मैं ए मान लेता हूं कि 16 वाले का ए परसेंट होता है एग्जिस्ट, ठीक है, इसका 16 का प्लस, अगर ये ए परसेंट है तो टोटल तो 100 होता है ना, तो अगर ये ए परसेंट है तो ये कितना होगा 100 माइनस ए परसेंट, तो इसका परसेंटेज होगा 100 माइनस ए परसेंट 18 का। यहां से सोल्व करना है अपने को, ए की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा और कैलकुलेशन पे जा सकते हैं, 16.2 ये हो जाएगा 16a प्लस ये कितना हो जाएगा 1800 माइनस 18a डिवाइडेड बाय 100। यहां से बच्चों आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो जो a की वैल्यू आएगी वो 16 वाले का परसेंटेज है और उसको 100 में से माइनस कर दोगे तो वो 18 वाले का परसेंटेज है। बताओ कर लेंगे? आया समझ में? देखो परसेंटेज निकालना था, एक का परसेंट मैंने ए मान लिया, तो दूसरे का परसेंट कितना होगा 100 माइनस ए। अगर एक 30% है तो दूसरा कितना होगा 70%। क्लियर है? लेकिन यह सवाल करने में तभी मजा आएगा जब दो ही आइसोटॉपिक फॉर्म होंगी, तभी ऐसे कर सकते हो कि एक को ए माना दूसरे को 100 माइनस ए। ठीक है, बताइए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक एलिमेंट Fe है, उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, Fe55, Fe56 एंड Fe57। यानी आयरन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, 55, 56, 57। ये हमें गिवन है, ठीक है। कहा गया है कि 55 वाले का परसेंटेज अबंडेंस है 5%, 56 वाले का है 90% और 57 वाले का है परसेंटेज अबंडेंस 5%। तो कहा गया है कि इस डाटा को इस्तेमाल करके हमें Fe का एवरेज एटॉमिक मास बताएं। तो बेटा वीडियो पॉज करके आप खुद ही करें यार, इसको करो ट्राई, देखो कैसे करोगे। देखो सर, इसने हमसे मांगा है एवरेज एटॉमिक मास। किसका मांगा है सर? Fe का मांगा है। ठीक है जी, मांग लिया, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे कैसे कि जो सर आइसोटॉपिक फॉर्म्स दे रखी हैं उनके मास को उसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते जाओ, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। जैसे 55 वाले का 5% है, यानी 5% ऑफ 55 प्लस 90% है 56 वाले का, यानी 90% ऑफ
56 और 5% है अबंडेंस 57 वाले का, तो 5% ऑफ 57, बस इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हमारा 56 के ही आसपास रहेगा, क्योंकि 90% तो 56 वाला ही है। इतना मैथ्स तो सबको पता ही होगा, कर लेंगे। इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन करते हैं, चाहे क्वेश्चन में अबंडेंस देकर एवरेज एटॉमिक मास पूछा हो, या पिछले सवाल की तरह एवरेज एटॉमिक मास देके परसेंटेज अबंडेंस पूछा हो। ठीक है, यही क्वेश्चंस में अगर मैं आपको ऑप्शंस दे देता तो आपका और कम टाइम लगता, क्योंकि जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा एवरेज मास उसी के आसपास आएगा। ये बेसिक सिंपल मैथ्स है। ठीक है, कर लेंगे। चलो फिर, ये एक बढ़िया सवाल, इसको लगा के देखो, इसको लगा के देखो बेटा, वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई करके देखो। एक एलिमेंट ए है, नहीं सॉरी, एक एलिमेंट है जिसका नाम ही नहीं है। ठीक है, मैं ए पढ़ गया उसको, ए उसका मास दे रखा है। एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास बच्चों ए है। ठीक है, कोई होगा एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास आपको ए दे दिया। कहा कि उस एलिमेंट के दो आइसोटॉप्स हैं, एक का मास A-1 है और एक का मास A+2 है। तो कहता है कि परसेंटेज निकालो जो हैवियर वाला आइसोटॉप है, हैवियर वाला तो इन दोनों में यही है, इसका परसेंटेज निकालो। भाई इसका परसेंटेज निकाल सकते हो तो इसका भी निकाल सकते हो, कि मान लो अगर ये 80% है तो ये 20% होगा, अगर ये 30% है तो ये 70% होगा। सिंपल है, बस इसमें न्यूमरल वैल्यूज नहीं है। आपको कहा है कि कोई एलिमेंट है, उसका एवरेज एटॉमिक मास ए है और उसके जो दो आइसोटॉप्स हैं, एक का मास A-1 है और एक का मास A+2 है। आपको बताना है कि परसेंटेज अबंडेंस दोनों का क्या है। जैसे अभी हमने पिछले से पिछला सवाल किया जिसमें एक एलिमेंट X था जिसका एवरेज एटॉमिक मास 16.2 था, तो इसने हमसे पूछा कि परसेंटेज अबंडेंस निकालो जो दो आइसोटॉप्स आपको दे रखे थे। सेम है ये, देखो कैसे करोगे, ट्राई करो। सर तो हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें पता है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, फर्स्ट आइसोटॉप है A-1 प्लस परसेंटेज ऑफ A+2। अब एवरेज एटॉमिक मास आपको A दे रखा है, परसेंटेजेस मांग रखे हैं, तो इसको मैं X% मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा X/100 ऑफ A-1 प्लस, अगर ये X% है तो वो 100 - X% है, 100 - X% ऑफ A+2। यहां से X की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको बेटा, थोड़ा सा सोल्व कर लो, बताओ। A इज इक्वल टू, यही क्या हो जाएगा, AX - X अपॉन 100 एलसीएम में आ जाएगा, सीधे जोड़ दो, प्लस ये हो जाएगा 100A प्लस 200 माइनस AX माइनस 2X। ठीक है, इज इक्वल टू A। अब इसमें AX से AX कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, 100 इधर आ जाएगा, तो ये सवाल क्या हो जाएगा, 100A, 100 इधर आ जाएगा, यहां क्या बचा, -2X और -X, ये हो जाएगा -3X। अच्छा, तो यहां है 100A और यहां है 200, 100A और 200, तो यहां है 100A और 200। तो बेटा 100A से 100A भी कैंसिल हो रहा है, ये 200 उधर चला जाएगा, तो -3X हो जाएगा -200। X की वैल्यू आ जाएगी 200/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और करीब करीब हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18, 6 6 ऐसे कुछ आ जाएगा। यानी X आ गया हमारा, X आ गया हमारा 66.66%। यानी X आपने किसको माना था, A-1 वाले को,
तो A-1 वाले का परसेंटेज आ गया 66.66%, A-1 वाले का। तो A+2 वाले का क्या आएगा? तो सेकंड आइसोटोप का जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 100 - 66.66, विच इज क्लोज टू 33.33%। बोलिए, आया? एक बार देख लो कैसे किया है, चेक करो लो। सिंपल था, एक एलिमेंट था जिसका एटॉमिक मास A था, उसके दो आइसोटोप थे, एक का मास A-1, एक का मास A+2, और दोनों का परसेंटेज अबंडेंस मांगा गया था। हालांकि इसने सिर्फ हैवियर का मांगा है, हमने दोनों का निकाल दिया। तो मैंने A-1 वाले का परसेंटेज x मान लिया, तो A+2 का कितना परसेंट मानना जाएगा? 100 - x, और मैंने फॉर्मूले में रख दिया। सोल्व करते हुए x की वैल्यू आ गई 66.66। तो x मैंने जो परसेंट माना था वो लाइटर आइसोटोप का माना था, A-1 वाले का। तो A-1 वाले का परसेंटेज आ गया 66.66, तो A+2 वाले का कितना आ गया? 33.33। 4 ऑप्शंस होंगे, जल्दी मिल जाएगा, जल्दी कर लेंगे, यही था। कर लेंगे? बताइए बेटा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थोड़ा सा क्विक रहेंगे क्योंकि हमें टॉपिक्स को ऐसे पढ़ना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो। तो आपने सुना होगा, जैसे किसी का नाम, किसी केमिकल का नाम सुना होगा और उसका फॉर्मूला सुना होगा। जैसे मैंने बोला कि भाई आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो तुमने कहा NaCl। मैंने कहा भाई बेंजीन का फॉर्मूला बताओ, तो तुमने कहा C6H6। अच्छा, मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, आपने कहा CO2। मैंने कहा भाई मीथेन का फॉर्मूला बताओ, आपने कहा CH4। अच्छा, मैंने कहा प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ, आपने कहा C3H8। यानी ये जो आप फॉर्मूले बताते हो इनको बोलते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले बेटा? मोलिक्यूलर फॉर्मूले। यानी जो फॉर्मूले आपने याद कर रखे हैं किसी भी केमिकल के, वो होते हैं उसके मोलिक्यूलर फॉर्मूले, मतलब एक ट्रू फॉर्मूला। इतना तो बेसिक सबको पता ही होगा। वहीं एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला में जो भी एटम्स होते हैं वो एक रेशो में होते हैं। उस रेशो को अगर आप सिंपल से सिंपल कर दो तो वो हो जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको पता होगा मोलिकुलर फॉर्मूला बेंजीन का अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताएंगे C6H6। वहीं अगर मैं आपसे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ लूं कि भाई बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बता दो, तो आप कहोगे CH। तो मैंने मोलिकुलर फॉर्मूले को सिंपल कर दिया और वो हो गया CH नाम का एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर मैं कहूं मोलिकुलर फॉर्मूला मुझे बताओ प्रोपेन का, तो आपने कहा C3H8। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो सर आप जैसा बोल रहे हो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो 3 और 8 में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा सर, तो यही सिंपल है, यही C3H8। कुछ फॉर्मूले अपने आप में सिंपल ही होते हैं, वो और सिंपल नहीं बन सकते। जैसे C3H8 में और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो वो C3H8 है। ठीक, वहीं पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल और लेकर बताऊं, मैंने कहा कि मोलिकुलर फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या है, तो किसी बच्चे ने कहा कि C6H12O6 है सर। मैंने कहा ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए हैं तो अब मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आप बताएंगे। बताइए, आप मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएंगे। तो कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर, 6 आ रहा है, तो बना दो CH2O। 6 कॉमन ले लिया।
यहां से आप क्या समझे, इन 3 एग्जाम्पल से आप क्या समझे? सर इन 3 एग्जाम्पल से हम ये समझे कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो ट्रू फॉर्मूला होता है, एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट्स के रेशो का, वहीं एम्पेरिकल फॉर्मूला उसकी सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। ज्यादातर केस में एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला से अलग दिखता है क्योंकि उसको सिंपल बनाया गया है, लेकिन कई बार मोलिकुलर फॉर्मूला अपने आप में सिंपल होता है, इसलिए उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी वही दिखता है क्योंकि कुछ कॉमन आता नहीं है। जैसे C3H8 का एम्पेरिकल फॉर्मूला C3H8 ही होगा, CO2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला CO2 ही होगा, CH4 का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH4 ही होगा, C2H4 का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 होगा क्योंकि वहां 2 कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मेरे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी N2O ही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो क्लियर है आपको, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर जो लिख दिया गया सिंपल फॉर्मूला वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वही एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो इतनी सारी मैंने बातें की है, मैं आपको सिंपल सीधी एक लाइन बताता हूं जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से बड़ा होता है, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सिंपल करके आया है। दोबारा से सुन लो, मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। दिख रहा होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से बड़ा होता है या उसके बराबर ही होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला के। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला बड़ा है, जो कि ऑब्वियस होगा, तो कितना बड़ा होता है वो या तो 1 टाइम बड़ा होता है या 2 टाइम बड़ा होता है या फिर वो 3 टाइम बड़ा होता है या वो 4 टाइम बड़ा होता है, यानी कोई नेचुरल नंबर टाइम्स होता है। जैसे यहां मुझे बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C6H6, तो मोलिकुलर फॉर्मूला कितने टाइम्स बड़ा है? N टाइम्स। ठीक, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखो, तो मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से 1 टाइम बड़ा है, मतलब बराबर है। यहां अगर आप देखो तो मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से 6 टाइम्स बड़ा है, तो इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला का N टाइम्स होता है। N की वैल्यू 1 भी हो सकती है क्योंकि वो बराबर भी होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी होती है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल लेंगे, और वो कंक्लूजन ये है, आप भी लिख लेना, कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो N टाइम्स बड़ा होता है किससे? एम्पिरिकल फॉर्मूला से। और भाई अगर फॉर्मूले में ये रिलेशन है तो इनके मास में भी यही रिलेशन होगा। जैसे ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक, तो इसका मास कितना हुआ? 180। वहीं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल करके क्या बना? CH2O, 6 कॉमन आ गया, तो इसका मास कितना है? 30। तो जो इनके फॉर्मूले में रिलेशन है 6, वही उनके मास में भी रिलेशन है 6। ये 180, ये 30, तो मोलिकुलर मास एम्पिरिकल मास से N टाइम्स बड़ा होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूले में ये रिलेशन है तो इनके मास में भी यही रिलेशन होगा। मोलिकुलर मास इज N टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। यही चीज है जो आपको याद रखनी है। देखो मैंने एग्जाम्पल से समझाया है आपको, और आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ये फॉर्मूला भी याद कर रखा होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूले को सिंपल करके आता है, तो या तो वो छोटा हो जाता है सिंपल करके, एम्पिरिकल फॉर्मूला छोटा बन जाता है, या बराबर ही रहता है अगर कॉमन नहीं आया कुछ। तो जो रिलेशन फॉर्मूले में है वही रिलेशन उनके मास में भी होगा, क्योंकि मास फॉर्मूले से ही निकलता है। ठीक है, चलें, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का CH2O, उसका नाम होगा, फॉर्मूला है CH2O, और उसका मोलिकुलर मास दे रखा है 180। तो आपसे पूछा है उसका फॉर्मूला इसमें से क्या होगा।
बहुत सिंपल है, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, आपसे मोलिकुलर फॉर्मूला मांग लिया, तो कोई रिलेशन होता है ना दोनों में? यस सर, बिल्कुल होता है सर। सर अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए तो आपको एक नेचुरल नंबर ढूंढना होता है n, 1 2 3 4 होगा कुछ। अगर उसको मल्टीप्लाई कर दो सर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो आपको n मिल जाएगा, है ना? मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ऑल्सो ये रिलेशन भी देखा गया है सर कि जो मोलिकुलर मास होता है, मास, वो भी n टाइम्स बड़ा होता है किससे? एम्पेरिकल मास से। तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं सर, और यहां पर पुट करने से मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या आप मुझे इस सवाल को देखकर बता सकते हो कि एम्पेरिकल मास कितना है? सर एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है सर CH2O। यस बेटा, तो मास बताओ इसका कितना हुआ? 12 + 2 + 16 कितना हुआ? 30 हुआ, तो ये आ गया 30। मोलिकुलर मास अपने को दे रखा है सर 180। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। अगर n की वैल्यू 6 आ गई तो इसको अगर मैं इस रिलेशन में यूज कर दूं तो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे? n की वैल्यू आई 6, फॉर्मूला क्या है? CH2O। तो आप मुझे बता सकते हैं फॉर्मूला क्या बना? मोलिकुलर फॉर्मूला C6 आगे H12O6, C6H12O6। बोलो, देख लो एक बार मैंने कैसे किया है, देखो बहुत सिंपल है, एक बार चेक करो। हमने क्या किया, हमने पहले ये देखा कि इसने मोलिकुलर फॉर्मूला मांगा है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला तभी आएगा जब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा हो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसने दे रखा था, तो हमने रिलेशन यूज कर लिया कि मोलिकुलर फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करना होगा, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है जी, n तो हमारे पास था नहीं सर, तो फिर हमारे पास एक और रिलेशन है जिसमें n आता है, वो है कि जैसा रिलेशन फॉर्मूले में है वैसा मास में भी है। तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल मास। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है तो मास मैंने रख दिया 30, वो कैलकुलेट करके। मोलिकुलर फॉर्मूला 180 था, तो n आ गया मेरा 6। जैसे 6 आया मैंने इस वाले रिलेशन में पुट कर दिया, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूले का 6 टाइम्स कर दो तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो C6H12O6 हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। एक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन का परसेंट हमें दिया बच्चों 40%, हाइड्रोजन का परसेंट दिया 13.3% और नाइट्रोजन का परसेंट हमें दिया 46.7%। हमसे पूछा कि अगर आपके पास ये डाटा है तो आप हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के दिखाएं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो देखें इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया नहीं हुआ पिछले सवाल की तरह। एम्पेरिकल फॉर्मूला अब आपको खुद जनरेट करना है, सिर्फ डाटा दिया हुआ है परसेंटेजेस का, तो कुछ नहीं होता। आपको क्या करना होता है, यहां लिखा मैंने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कार्बन का आपको जो डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा, वो रख दो, जो कि गिवन मास माना जाएगा वो आप रख दो। कितना है, कितना कितना गिवन मास है बच्चों? अगर टोटल सैंपल 100 ग्राम का है, क्योंकि परसेंटेज है, तो कार्बन का कितना हुआ 40, हाइड्रोजन कितना हुआ बच्चों 13.3, नाइट्रोजन कितना हुआ बच्चों 46.7। कुछ नहीं है, अगर आप रिलेटिव रेशो निकाल लो, रिलेटिव रेशो होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेशो, तो फॉर्मूला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो ये होगा गिवन मास। रिलेटिव रेशो निकालने के लिए आपको मोल्स निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं? मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ, मोल्स कैसे निकालते हैं?
मास दे रखा हो मोल्स कैसे निकालते हैं, कल सिखाया था ना सर। अगर मास दे रखा हो मोल्स निकालने हैं, यस सर, गिवन मास बाय मोलर मास, यही यूज करते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए गिवन मास है हमारा 40, मोलर मास है 12। ऐसे ही हाइड्रोजन का गिवन मास है 13.3, मोलर मास है 1। नाइट्रोजन का गिवन मास है 46.7, मोलर मास है 14। इसको सोल्व करना है। तो जैसे 40 को अगर 12 से डिवाइड करें तो लगभग लगभग कितना आ जाता है, फटाफट मुझे बताएं। इसको सोल्व करना है राउंड ऑफ में। एक बार वीडियो पोस्ट करके आप इसको ट्राई करो, हम भी देख लेते हैं। कैलकुलेट करो, हम भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं जल्दी से बेटा, मैच करेंगे फिर। अप्रोक्सीमेट करना है, ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे ये आ रहा है 3.33 है ना, 2 डेसिमल प्लेस तक चेक कर लिया। ये तो 13.3 ही है, ये भी चेक कर लो एक बार। 46.7 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हमारा आ रहा है 3.33, ये भी ठीक है। तो मोल्स आ गया। हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिलेटिव रेशियो। जैसे आप रिलेटिव रेशियो निकालोगे हमारा आंसर आ जाएगा। समझ के कैसे निकालना है रिलेटिव रेशियो, चेक करना ध्यान से। जो आपने मोल्स निकाले हैं ना, उसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, सबसे छोटा नंबर। तो हमारे पास मोल्स हैं 3.33, 13.3 और 3.33। तो छोटा नंबर क्या है 3.33, और उसी को लेकर तीनों को डिवाइड करना है। तीनों के मोल्स को छोटे नंबर, मतलब इन मोल्स में जो छोटा नंबर होगा उसी से तीनों को डिवाइड करना है, तो आ जाएगा ना रिलेटिव रेशियो। यानी 3.33 को 3.33 से डिवाइड करना है, 13.3 को 3.33 से डिवाइड करना है, और 3.33 है ये, इसको भी 3.33 से डिवाइड करना है। छोटे नंबर से डिवाइड करना है तीनों को, और छोटा नंबर कौन है इसमें 3.33, उसी को लेके तीनों डिवाइड करने हैं। तो ये सोल्व किया तो ये आ गया 1, ये सोल्व किया तो ये आ गया 1। ये कितना आया होगा आपके हिसाब से? लगभग लगभग एक परफेक्ट नंबर हमें निकालना हो तो मेरे हिसाब से 4 के आसपास आ जाएगा। 4 आएगा मेरे हिसाब से, चेक कर सकते हैं। 3 4 जा 12 तो हो ही गए, ये 3.33 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा CH4N। आया? अपने को सिर्फ क्या निकालना है, रिलेटिव रेशियो। कैसे निकालते हैं? मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालने के बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा उसमें, उसी से उन सबको डिवाइड करना है जो भी आपके मोल्स आए हैं। अगर ये 4 डाटा भी होते तो उन चारों में जो सबसे छोटे मोल्स होते उसको उठाता और चारों डिवाइड कर देता उसी नंबर से, जैसे इन तीनों को किया है। और जो परफेक्ट नंबर आया है, इससे हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया C1H4N1। ये हुआ। इस तरह वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, रिलेटिव रेशियो निकालना है। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये वाला ट्राई करो। मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा बहुत करवा भी दूंगा, और कैलकुलेशन आपको करना है मगर। ठीक है, चलो सवाल पढ़ते हैं। एक सोल्ट है क्रिस्टलाइन सोल्ट। क्रिस्टलाइन सोल्ट होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जो आपने कभी फॉर्मूला ऑब्जर्व किया हो तो उसमें .H2O करके नहीं लिखे होते, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में है, वॉशिंग सोडा में है। इनमें जो .H2O लिखा हुआ है वो क्रिस्टलाइन सोल्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। पढ़ा होगा यार आपने। चलो सवाल देखो। एक क्रिस्टलाइन सोल्ट है जिसमें H2O लिखा होता है, ठीक है, फॉर्मूले में। जब उसको हीट करते हैं तो वो एनहाइड्रस बन जाता है, मतलब उसके सारे H2O बाहर आ जाते हैं और वो ड्राई हो जाता है, एनहाइड्रस हो जाता है, और अपना वजन कम कर लेता है 51.2%। मतलब कोई सोल्ट होगा, उसको हीट किया और वो 51.2% अपना खो देता है, 48.8% रह जाता है। ठीक है, उस एनहाइड्रस सोल्ट को ऑब्जर्व किया तो उसमें Mg इतना %, सल्फर इतना % और ऑक्सीजन इतना %। जैसे ये सवाल था ना, कार्बन इतना %, हाइड्रोजन इतना %, नाइट्रोजन इतना %। उसी तरीके से ये कह रहा है कि जो तुम्हारे पास सोल्ट है उसमें मैग्नीशियम इतना %, सल्फर उतना % और ऑक्सीजन इतना %। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है एनहाइड्रस का भी और क्रिस्टलाइन सोल्ट का भी।
आपको मोलिकुलर मास दे रखा है, तो सबसे पहला स्टेप होगा हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। जल्दी से ट्राई करो फटाफट। कैसे निकालते हैं? 3 एलिमेंट अपने को दे रखे हैं, Mg, S और O। सबसे पहले हम इसके मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। Mg का गिवन मास है 20, मोलर मास है 24। सल्फर का गिवन मास है 26.66, मोलर मास है 32। अच्छा, ऑक्सीजन का गिवन मास है 53.33, मोलर मास है 16। एक बार इसको फटाफट सोल्व कर लो जल्दी से, कितना कितना आ रहा है जल्दी बताओ बेटा, जल्दी सोल्व करो इसको। मोल्स निकालो, इसके बाद रिलेटिव रेशियो निकालने हैं। जैसे इसको डिवाइड किया तो ये आ रहा है हमारा 0.83, इसको डिवाइड करो, ये भी आ रहा है हमारा 0.83, ये चेक करो, ये आ रहा है हमारा 3.33। ये क्या आ गए बच्चों हमारे? ये क्या आ गए हमारे? मोल्स। इसके बाद क्या करते हैं? हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो क्या मोल्स से हो जाता है? नहीं सर, हम रिलेटिव रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेटिव रेशियो। तो आप मुझे बताएंगे रिलेटिव रेशियो क्या आएगा? हाँ सर, रिलेटिव रेशियो क्या होता है सर? जो आपने मोल्स निकाले ना गिवन मास बाय मोलर मास करके, उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी को तीनों डिवाइड करने हैं। तो सबसे छोटा नंबर है 0.83, इस 0.83 को 0.83 से डिवाइड करना है, इस 0.83 को भी 0.83 से डिवाइड करना है, और इस 3.33 को भी 0.83 से डिवाइड करना है। तो लगभग 1, ये भी 1, और ये 8 4 जा 32, तो ये करीब करीब 4 के आसपास। चेक कर लेना। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना यहां से बेटा? यहां से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना? MgSO4। क्या बना? MgSO4। लेकिन इसने एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं मांगा, क्या मांगा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो याद करो, जो अभी पहला सवाल करवाया था वैसा ही सवाल बन गया। अब तुम्हारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांगा है, और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। तो मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, आप उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? आपके पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो? वो है कि सर अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो उसको n टाइम्स कर दो। किससे? एम्पेरिकल फॉर्मूला से। ऑल्सो सर यही रिलेशन मास में भी होता है सर। मॉलिक्यूलर मास इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास सर 120 दे रखा है सर, n। एम्पेरिकल मास यहां से निकाल लो, 24 प्लस 32 प्लस 64। एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास, एम्पेरिकल मास, तो ये भी 120 आ रहा है, यानी n की वैल्यू 1 आ गई। n की वैल्यू 1 आने का मतलब है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यानी हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो आया 1 इंटू MgSO4 विच इज MgSO4। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में H2O नहीं लिखा हुआ, तो ये है एनहाइड्रस सोल्ट। एनहाइड्रस सोल्ट। इसने कहा था एनहाइड्रस सोल्ट का भी फॉर्मूला निकालो और क्रिस्टलाइन का भी निकालो। पहले मुझे बताओ, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? पहले चेक करेंगे। यहां तक क्लियर है? सिंपल था। अब क्रिस्टलाइन वाला भी निकालना है। अब क्रिस्टलाइन वाला कैसे निकालें सर? तो क्रिस्टलाइन वाले में एनहाइड्रस वाला पार्ट तो होता ही है, उसमें डॉट H2O करके भी लिखे होते हैं। मतलब मैं समझाता हूं, इतना क्लियर है? देखो, तो लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिस्टलाइन सोल्ट का बताओ क्या होना चाहिए? सर MgSO4 तो होगा ही, डॉट X H2O। अगर तुमने इस X की वैल्यू निकाल दी तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। समझे? एनहाइड्रस सोल्ट में और क्रिस्टलाइन सोल्ट के फॉर्मूले में क्या फर्क होता है? क्रिस्टलाइन सोल्ट में एनहाइड्रस वाला पार्ट तो आता ही आता है, डॉट
H2O करके भी होता है। बस आपको ये पता लगाना है कितने H2O हैं, तो क्रिस्टलाइन सोल्ट का भी आ जाएगा यार फॉर्मूला। हिंट दे रखी है, देखो सवाल दोबारा देखो कि जब क्रिस्टलाइन सोल्ट को हीट करते हैं तो वो अपना 51.2% खो देता है। तो जब वो एनहाइड्रस सोल्ट बनता है तब उसके पास कितना परसेंट वेट बचा? 51.2% तो वो हीट करने पर खो देता है, लेकिन जब वो एनहाइड्रस बनता है तो उसके पास कितना परसेंटेज है? 100 में से 51.2% कम कर दो, मतलब लोस्ट वाला हटा दो, तो कितना बचा? 48.8%। मतलब ये हुआ कि 48.8% ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज एनहाइड्रस सॉल्ट। आया? क्रिस्टलाइन सोल्ट को जब हीट करते हैं तो उसका 51.2% गायब हो जाता है, उड़ जाता है, हट जाता है। तो कितना परसेंट बचा? 48.8%। सही है ना मेरी कैलकुलेशन? वो एनहाइड्रस सोल्ट है। ठीक है, तो मुझे बताओ 48.8%। अब क्रिस्टलाइन सोल्ट का मास कितना होगा? इसका 48.8% निकालना है। देखो एनहाइड्रस का तो 120 है, अभी निकाला है, दे भी रखा है। क्रिस्टलाइन सोल्ट का क्या है सर? 120 तो है ही है, प्लस पानी का मास होता है 18, x बार 18x। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकाल दो, उस x की वैल्यू को यहां रख दो, तो हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? चेक कर लेना बेटा कैसे किए, चेक कर लेना कैसे किए, एक बार फिर से देख लेना मैं क्या बता रहा हूं सवाल को लेके। तो आज के लेक्चर में हम यहां तक पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया एवरेज एटॉमिक मास और उसके क्वेश्चंस, और एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस। वीडियो को दोबारा देख सकते हो जहां से भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम रही हो, और इसको ध्यान से पढ़ना है। और मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, फिर डिस्कस करेंगे मूल कॉन्सेप्ट को आगे। तब तक इन सवालों को करते रहिए और थोड़ा सा कोशिश करें कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएं टॉपिक के। और एक बार आपसे हो जाने लगेंगे ना वो, मतलब एक बार क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप 12th में एंटर कर रहे होंगे तब आपके पास ये कॉन्फिडेंस होगा कि 11th के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को आते हैं। यानी जैन में जब जेई का पेपर होगा, या जब मई में, अप्रैल के लास्ट में, या जून में जब भी नीट का पेपर होगा, मैं 12th के साथ साथ 11th को बहुत अच्छे से तैयार करके आया हूं। ये कॉन्फिडेंस हमें 12th में लेके चलना है, बस इतनी सी बात है, इसलिए आपको मैं करवा रहा हूं। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक इसको पढ़ें। थैंक यू।